नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2020 गदा हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला कथन है इसमें, यह असम में स्थित है। बिल्कुल सही। यह 2 सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 1 सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, 2 सींग के गैंडों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, इसलिए केवल एक यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न, दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदन के सदस्य की सदस्यता को खत्म करने के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है। तो उस सदन का जो अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर हो गया, तो वो उसके पास निर्णय अंतिम होता है कि सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 5G तकनीक से चीनी कंपनी हुवेई को प्रतिबंधित किया है। तो अभी ब्रिटेन ने निर्णय लिया है जल्द में कि जो है हुवेई को 5G तकनीक के जो ब्रिटेन का ऑक्शन होगा उसमें नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कल के न्यूज़पेपर संबंधित प्रश्नों की। अब आज हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज, मालिनी पार्थसारथी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जो द हिंदू पब्लिशिंग हाउस है उसके जो चेयरमैन हैं वो पहले एन राम थे। अब वो उनकी उम्र अधिक होने की वजह से, क्योंकि उनकी 75 वर्ष उम्र हो गई है, तो इसी की वजह से चेयरमैन को अब बदल दिया गया है। अब मालिनी पार्थसारथी को द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे में एक न्यूज़ पीसीएस पहले के प्रीवियस ईयर में पीसीएस में पूछा भी जा चुका है, लोअर पीसीएस परीक्षा में। अगली प्रश्न है, गवर्नमेंट रिव्यूज़ प्रोग्रेस ऑफ डिसंगेजमेंट टास्क एट LAC। तो जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत चीन सीमा का निर्धारण करती है, एक जो है अंडरस्टूड लाइन है, उसका जो प्रोग्रेस है उसको गवर्नमेंट ने रिव्यू किया है। तो क्या स्थिति है, जैसे इसी के अध्ययन के लिए, चाइना संबंधी सभी मामलों के अध्ययन के लिए भारत ने एक अलग ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया है चाइना स्टडी ग्रुप। तो अभी चाइना स्टडी ग्रुप 1976 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा बनाया गया था। तो अभी इस स्टडी ग्रुप ने जो है चाइना के बारे में जो LAC पे क्या गतिविधियाँ, क्या स्थिति है, सबका जायजा लिया है। और राजनाथ सिंह जी जो है हमारे रक्षा मंत्री, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसी सप्ताह के लिए विजिट के लिए भी जाएंगे। तो ये देखिए हमने इंडिया चाइना न्यूज़ से संबंधित। अगली न्यूज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकता है पेपर्स में, जो भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजी टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विद गूगल। तो जियो ने घोषणा की है, जियो ने बताया है कि हम पूरी तरह से सक्षम है कि 5G तकनीक को पूरा डेवलप कर सकते हैं अकेले, मतलब शून्य से लेकर पूरा उच्च स्तर तक 5G टेक्नोलॉजी के सभी इक्विपमेंट्स, 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट डेवलप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही गूगल ने भी जो है गूगल ने अभी आप पहले सुना रहा होगा कि लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी आने वाले कुछ सालों में, लगे यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का। तो उसी फंड के अंतर्गत गूगल ने ही 7.7% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म पे 33,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हिस्सेदारी, 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है जियो में। तो इससे क्या होगा कि गूगल जो है जियो के साथ मिलकर काम करेगा और 5G तकनीक पर जो नए फ़ोन्स आएंगे, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स आएंगे, वो 5G तकनीक पे काम करेंगे। तो अभी पहली भारतीय कंपनी जियो हो गई जिसने 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात कही है, और गूगल इससे साझा करेगा। गूगल से समझौते के तहत 5G फ़ोन्स बनाएगा जिससे 5G टेक्नोलॉजी और बूस्ट की जा सकेगी, और इसको जियो ने एक्सपोर्ट करने की भी बात कही है अन्य देशों में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी हुवेई कंपनी है, उसको जो है उसके विकल्प के रूप में जियो ने उपलब्धि पाई है। अगली न्यूज़ है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो यूरोपीय संघ है उससे हमारा पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस हो रहा था। 2013 में जो नेगोशिएशंस ठप हो गए थे, तो अभी 7 वर्ष बाद फिर नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई हैं। इसके लिए एक स्पेशल जो है हाई लेवल डायलॉग बनाया गया है, किसके बीच में, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं और पीयूष गोयल जी, और यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर फिल होगन हैं, इनके दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप का क्रम बना रहेगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। अभी वर्तमान में यूरोपीय संघ के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, यानी कि बायलैटरल ट्रेड है, ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट है, अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बात की थी, क्या है कि जिसमें कुछ जो है वस्तुओं की लिस्ट बनाई जाती है, उन वस्तुओं पर एक दूसरे देश में आयात या निर्यात पर कोई भी कर, कस्टम टैक्स नहीं लगता है, इससे उन वस्तुओं का आयात निर्यात में बढ़ोतरी होती है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। तो अभी जो यूरोपीय संघ और भारत की वर्चुअल समिट हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें जो है इन चीज़ों की शुरुआत हुई। एक हाई लेवल डायलॉग होगा कॉमर्स मिनिस्टर के बीच में और यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर के बीच में, और क्या क्या अन्य मुद्दे डिस्कस किए गए। इस पर जो भारत चीन सीमा गतिरोध वो स्थिति, उसकी स्थिति का जायजा लिया गया, और इस पर खुशी जाहिर की गई कि भारत चीन मिलकर जो है एक मध्यम रास्ता निकाल रहे हैं, डिसंगेजमेंट कर रहे हैं।
और ईरान में जो स्थितियां हैं भारत के संबंध में उसको डिस्कस किया गया, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान से उसको भी इस पर डिस्कस किया गया। और एक बात और रही कि जो कश्मीर मुद्दा है, जम्मू एंड कश्मीर में मुद्दा है, और जो आपका सिचुएशंस हैं उसको भी, उसके ऊपर भी ईयू ने यानी यूरोपीय संघ ने चिंता जाहिर की है। साथ में ही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत में लाया गया उस पर भी यूरोपीय संघ ने चिंता जाहिर की। तो ये हमने देखा यूरोपीय संघ और भारत के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके बारे में। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यूरोपीय संघ काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनर है इंडिया का, तो इस चीज़ ये लिए इसलिए इस न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ट्रैक भी करना है क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है उसके आगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ हमारी है अशोक लवासा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जो कि विशेषकर जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ऋण देती है, खास करके इसका उद्देश्य है कि एशियन क्षेत्रों को ऋण दिया जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य केवल एशियाई देश नहीं है, एशिया महाद्वीप के बाहर के जो देश है वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। तो ये चीज़ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी न्यूज़ क्या है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। वो कौन है, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हैं, उनको इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हम थोड़ा सा अशोक लवासा जी के बारे में जान लेंगे। तो ये वर्तमान में हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं और भविष्य में ये आने वाले समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त भी हो सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने पद से त्याग दे दिया है और उसके बाद अभी इन्हें उपाध्यक्ष पद को ग्रहण कर लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अशोक लवासा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के जो भड़काऊ बयान थे, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध भी जताया था, इसलिए काफ़ी चर्चा में आए थे। तो अशोक लवासा आपको काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील्स अगेंस्ट मराठा कोटा। तो महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को एक विशेष जो है आरक्षण दिया था शिक्षा के क्षेत्र में और गवर्नमेंट जॉब्स में, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। अभी इसको इस जो है निर्णय को, इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है 27 जुलाई से इस मामले पर सुनवाई करना प्रारंभ करेगी। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु है कोटा कितना कितना उचित है कि नहीं, आरक्षण यहाँ पर मुद्दा है। तो आरक्षण हमारा जो है सामान्य रूप से तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कि समता की बात करता है। अनुच्छेद 14 का 14, 15, 16 इन सभी का उल्लंघन करता है, जो समता की बात करता है, समानता की बात करता है। लेकिन उसी में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि विशेष वर्गों को, जैसे सोशली और एजुकेशनल यानी सामाजिक और जो है शिक्षा के रूप में पिछड़े वर्ग के लिए। और आपका जो एक और संविधान संशोधन आया था EWS कोटा, उसमें ला गया था कि तो अब हो गया आर्थिक आधार पर भी पिछड़े लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। तो ये हमने आरक्षण के बारे में बेसिक जानकारी देखी, और हम देखेंगे अब मराठा संबंधी जो आरक्षण है वहाँ पे शिक्षा और गवर्नमेंट जॉब में उसमें क्या होता है, ये चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। तब तक इस न्यूज़ को ट्रैक करते रहेंगे। अगली न्यूज़ है इंडिजिनस वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया गेट्स नोड। तो भारत की तरफ से जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने एक वैक्सीन बनाई है जो न्यूमोनिया के लिए। न्यूमोनिया क्या है, एक न्यूमोनिया मतलब होता है जैसे जिसमें सर्दी जुकाम हो जाता है, उसी का एक उसके सिम्टम्स है सर्दी जुकाम। तो उसी वैक्सीन को कोविड-19 के लिए भी रिपर्पज करने का प्रयास किया है कि ये जो है मतलब कि डबल यूज हो सकता है इसका। तो अभी इसको DGCI ने अप्रूवल दे दिया है। इसका जो ट्रायल है गाम्बिया, जो एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पर ट्रायल भी हो चुका है। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में देखना है गाम्बिया कहाँ पर है और गाम्बिया के आस पड़ोस में कौन से देश हैं। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको रिपोर्ट करें। अब हमने देखा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने जो न्यूमोनिया के लिए एक वैक्सीन बनाई थी उसको DGCI ने अप्रूवल दे दिया है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल के लिए। अगर ये सफल होती है तो इसको कोविड-19 के उसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज़ है इंडियाज़ पॉपुलेशन में पीक बाय 2047। तो लैंसेट जो एक पत्रिका है, UK बेस्ड पत्रिका है, उसने जो है एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया है कि भारत की जनसंख्या 2047 तक लगभग 1.61 बिलियन यानी कि 1 अरब 61 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, जो कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या होगी। लेकिन 2047 के बाद ये जनसंख्या फिर से गिरना शुरू होगी और ये जो है जाके आपका 2100 यानी 2100 ईस्वी में ये 1.03 बिलियन यानी कि 1 अरब 3 करोड़ हो जाएगी, यानी कि घटने लगेगी। तो कहने का मतलब ये 2047 में भारत की जनसंख्या सर्वाधिक होगी 1.61 बिलियन। तो ये बात बताई गई है।
इसका कारण क्या बताया गया है कि संभावना ऐसी बताई जा रही है कि ये तब होगा जब भारत की सभी महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी और कॉन्ट्रासेप्शंस यानी कि गर्भ धारण करने के जो भी गर्भ न धारण करने के उपाय हैं उन सभी के बारे में जागरूक हो जाएंगी। तब ऐसी स्थिति होगी कि 2047 के बाद जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगी। और चीज़ इसमें बताया गया है, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश रहेगा और अन्य जो देश रहेंगे इंडिया के बाद जनसंख्या के बाद इंडिया, फिर सेकंड स्थान पे नाइजीरिया रहेगा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे पाकिस्तान। तो ये उम्मीद बताई गई है। और विश्व की जनसंख्या को बताया गया है कि लगभग 2061 में सबसे ज़्यादा होगी जो 9.73 बिलियन होगी और उसके बाद 2100 में 8.79 बिलियन यानी फिर वापस जनसंख्या घटेगी। तो जनसंख्या का जो क्रम है, अगर हम मल्थूशियन थ्योरी को देखें तो मल्थस का जो है सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या जो है पहले जो है बढ़ती है, पहले स्थिर रहती है, फिर बढ़ती है, फिर तेज़ी से मतलब उसका ग्रोथ रेट कम होता है, फिर जनसंख्या गिरने लगती है। तो ये 4 स्टेजेज हैं मैल्थस की। इसको किसी दिन हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि जैसे क्या है कि शुरुआत में शिक्षा की कमी होती है तो लोग, और शिक्षा की कमी होती है, स्वास्थ्य की कमी होती है, तो उस समय क्या होता है लोग ज़्यादा बच्चों को पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि सारे बच्चे हमारे पूर्ण जीवन काल तक जीवित नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो 2-4 बच्चे एक्स्ट्रा जो है उत्पन्न करते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होने लगती है तो मोर्टेलिटी रेट घटती है और बच्चों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, तो वो जो है फिर छोटा परिवार होने लगता है। इसी तरह जो है जैसे समझदारी बढ़ती है फिर पॉपुलेशन कम होने लगती है। तो ये आपका जनसंख्या चक्र होता है। तो उसी अनुरूप में बताया गया 2047 में भारत की जनसंख्या जो है सर्वाधिक होगी, 1.61 बिलियन। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, नोबेल लॉरेट्स हेल्थ मैसेज जनरेट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो जो भारत के अभिजीत बनर्जी हैं, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था इस वर्ष का, 2019 का। इनकी पत्नी है एस्थर डुफ्लो, उन्होंने भी इनके साथ ही इस नोबेल को साझा किया था। तो ये अभी जो है जो बंगाल गवर्नमेंट है उसके कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। कोविड-19 के जो भी आपका बंगाल का कैसे लड़ रहा है उसका नेतृत्व भी इन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो अभी एक इन्होंने अच्छा जो है मतलब एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें इन्होंने लगभग 2.5 मिनट की एक वीडियो क्लिप जो है भेजी है कई मतलब लगभग 25 मिलियन लोगों को, तो कि जैसे उनको जागरूक करने के बारे में कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं कोविड-19 के तो तुरंत आप जाके मेडिकल प्रोफेशनल्स को रिपोर्ट करिए। तो ये बताया जा रहा है कि जो स्टडी कंडक्ट कराई गई तो जिनका पास भी इनका मैसेज गया है, तो अगर उन लोगों में जो है सिम्टम्स आए हैं तो उन्होंने तुरंत जाके रिपोर्टिंग की है मेडिकल प्रोफेशनल्स को, इससे रिपोर्टिंग बढ़ी है तो काफ़ी लाभ मिला है, ये बात बताई गई। एक्सपेरिमेंट इनका काफ़ी अच्छा रहा। अगली न्यूज़ है, फाइट अगेंस्ट हंगर डिसरप्टेड बाय स्लो डाउन। तो जो SDG हमारा सतत विकास लक्ष्य, ये हमारा यूनाइटेड नेशंस का मुख्य प्रोपेगंडा होता है कुछ किस आधार पर भविष्य जो है विश्व का निर्धारण होगा। तो अभी SDG को 2015 में घोषित हो गया था। 2015 से 2030 के बीच में 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारण किया गया है जिनको 2030 तक सभी विश्व के राष्ट्रों को प्राप्त करना है। तो उसमें सबसे पहला लक्ष्य है SDG 01 जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को शून्य कर देना है। तो ये जो है जो 2030 तक पूर्ण करना है। लेकिन अभी बताया गया एक स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है उसके द्वारा और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD उसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा और WHO के साथ सबने मिलकर तैयार की है। इस रिपोर्ट का नाम मैं फिर से दोहराता हूँ, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। इसमें बताया गया है कि अभी जो टारगेट है 2030 का, जो उस समय तक भुखमरी को पूर्ण रूप से ख़त्म करना है, उसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है उससे हमारा जो गतिविधि है ज़मीनी स्तर पर वो काफ़ी दूर है। और इससे और प्रभावित हुआ है जो लॉकडाउन हो गया है कोविड-19 की वजह से, इससे और भी हम जो है काफ़ी पीछे हो चुके हैं क्योंकि भुखमरी मिटाने के लिए कई स्कीम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जैसे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जागरूकता है, अन्न को बढ़ाना है, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिड डे मील योजनाओं को लागू करना है, ICDS योजनाओं को लागू करना है। लेकिन अभी लॉकडाउन से सभी योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं, तो इससे जो हमारा भुखमरी मिटाने का लक्ष्य है वो और थोड़ा सा मतलब डिले हो सकता है, ये बात बताई गई है। और कुछ डाटा दिए गए हम देख लेंगे, जिसमें बताया गया एशिया सबसे ज़्यादा लोग को मतलब मेल नरिश्ड यानी जो मतलब पूर्ण तरह से पोषण नहीं पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऐसी जनसंख्या वाला महाद्वीप है। 38 करोड़ लोग लगभग एशिया में जो पूर्ण तरह से संपूर्ण आहार नहीं ग्रहण कर पाते हैं।
और ये भी बताया जा रहा है कि एक स्वस्थ डाइट खाने के लिए लगभग जो है 143 रुपये प्रतिदिन की आवश्यकता है, यानी कि $1.9 पर डे। यही आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का पैमाना भी है, यानी इससे ज़्यादा जो प्रतिदिन खर्च करता है भोजन मानकों पर वो गरीब नहीं है, इससे कम जो खर्च करता है यानी $1.9 से वो गरीब है। लगभग देखा गया है कि विश्व भर में 300 करोड़ लोग जो है ऐसे हैं जो गरीब हैं, मतलब कि हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं। ये जो इंडिया और चाइना की कंबाइंड पॉपुलेशन है उसके बराबर लगभग है। अब हम देखेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पैसिफिक अ पाइवट फॉर टाइज विथ मॉस्को। तो जो हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं रूस में DB वेंकटेश, उन्होंने एक वेबिनार में बताया है कैसे भारत और रूस मिलकर दोनों जो है विश्व में एक बेहतर स्थिति पा सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि भारत और रूस में जो साझा सहयोग की संभावनाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए रूस क्या है, ऑयल एंड गैस में काफ़ी एडवांस्ड है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। भारत की जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड और जो भारत की गैस एक्सट्रैक्शन कंपनी, ये भी काफ़ी एडवांस्ड है। तो ये बता रहे हैं कि वियतनाम जैसे क्षेत्रों में भारत रूस से सहयोग कर सकता है। तो ये चीज़ जो है क्योंकि जैसे, लेकिन अभी इसमें एक समस्याएं भी क्या है, जो वियतनाम का विशेष आर्थिक क्षेत्र है EEZ जो आपका समुद्र में होता है, वहीं पर ज़्यादातर आप देखे होंगे तेल और गैस पाई भी जाती है समुद्र के तटों पर। तो ये जो तट है यहाँ पे साउथ चाइना सी विवाद भी वहीं उत्पन्न होता है, जिसमें वियतनाम के विशेष आर्थिक जोन को चाइना क्लेम करता है। तो ये एक समस्याएं भी है। और ये भी बताया इन्होंने और DB वेंकटेश ने कि भारत और रूस आसियान के आसपास देशों को केंद्र के रूप में बना सकते हैं, जिससे हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। तो ये भारत और रूस के सहयोग क्षेत्रों की बात इन्होंने की है और इसको कोऑपरेशन को मजबूत भी करने की बात की है। अब हम चलेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से जुड़ी होगी। तो उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कोविड-19 वैक्सीन शोज अर्ली प्रॉमिस। तो जो मॉडर्ना एक जो है बायोटेक कंपनी है जिसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन बनाने क्लेम किया था, जिसका फेज़ ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो पहला जो फर्स्ट फेज ट्रायल हुआ 45 लोगों पर लगभग हुआ, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस आए हैं जो मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है। अभी जो फेज़ 3 ट्रायल है वो 27 जुलाई से 30,000 लोगों पर स्टार्ट होगा। तो ये जल्दी से हम कामना करते हैं कि एक सफल वैक्सीन मिले, जिससे जो है पूरे विश्व को इस महामारी से निपटने में क्षमता अच्छी हो सके। अगली न्यूज़, प्रोटेस्टर्स स्टैचू टेक्स UK स्लेव ट्रेडर्स स्पॉट। तो जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा था, जॉर्ज फ्लॉयड की एक ब्लैक अमेरिकन की मृत्यु हो गई थी, एक गोरे अमेरिकन पुलिस वाला द्वारा घुटना रख दिया गया था उसके गर्दन पे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चला था, जिसमें इसका नाम दिया गया था ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उसी के अंतर्गत जो ब्रिस्टल एक शहर है, वहाँ पर जो स्लेव ट्रेडर था, यानी कि गुलामों का व्यापारी था पुराने समय में, उसकी मूर्ति लगाई गई थी। तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि ये तो आप जो रंगभेद है उसको वरीयता प्रदान करनी बात हुई। तो उन लोगों ने क्या किया, जो भी मूवमेंट के हिस्सेदार लोग थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ दिया, गिरा दिया, और उसके बदले जो मूवमेंट की एक कार्यकर्ता थी जेन रेड, उनकी मूर्ति लगा दी गई, क्योंकि उन्होंने उस मूर्ति को गिराने में काफ़ी हेल्प किया था। तो अभी बिना UK गवर्नमेंट के परमिशन के इस जो है ब्रिस्टल शहर में उनकी मूर्ति लगा दी गई है। तो ये हमने देखा न्यूज़ ब्लैक लाइव्स मैटर संबंधित। अगली न्यूज़ है PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाई 14,667 करोड़ इन NBFC बॉन्ड एंड पेपर। तो जो NBFC है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो फाइनेंस करती हैं, लोन ऋण देती हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बैंकों की तरह काम नहीं करती हैं, प्रॉपर तरीके से डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं जमा कर सकती हैं, चेक नहीं इशू कर सकती हैं, ATM कार्ड नहीं इशू कर सकती हैं, लेकिन वो लोन देती हैं, ऋण देती हैं। तो ऐसी कंपनियों को NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। तो अभी क्या बताया जा रहा है, इनके लिए अब आपके मस्तिष्क में तुरंत प्रश्न आया होगा कि जब ये डिपॉजिट नहीं दे सकती हैं बैंकों की तरह, तो भाई ये पैसा कहाँ से पाती होंगी। तो इनके पैसा पाने का मुख्य स्रोत था, ये बैंकों से लोन लेती हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट आती है, और ये कमर्शियल पेपर्स और जो है अन्य स्रोतों से लोन ऋण लेती हैं। ये डायरेक्ट आम आदमी से डिपॉजिट नहीं ले पाती हैं। तो अभी क्या है, जो आपका बैंकें इनको लोन दे नहीं रही हैं, क्योंकि इससे विश्वास काफ़ी कम था, म्यूचुअल फंड्स काफ़ी समस्या की स्थिति में था। तो इससे क्या था, इनका जो इनकम का स्रोत है, जहाँ से पैसा पाती थी, वो पूरा शून्य हो चुका था। तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, उसी के अंतर्गत एक स्कीम चलाया था, जो है वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके अंतर्गत क्या था कि जो बैंकें होंगी वो NBFCs को ऋण दें, यानी कि कोई सी माध्यम में ऋण दें, और जो उसका अगर कोई विश्वास की बात है तो हम सिक्योरिटी यानी 20% जो भी नुकसान होगा
होगा बैंकों का उस ऋण देने की प्रक्रिया में, उसको गवर्नमेंट पे करेगी बैंकों को। तो इससे बैंकों को थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न हुआ और बैंकें इन्वेस्ट करेंगी। तो अभी इसी का परिणाम हुआ है कि जो NBFCs ने बॉन्ड और पेपर इशू किए हैं उनको लगभग 14,667 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक से इसके बदले मिला है। तो NBFC को जो है अभी पैसा मिलेगा तो NBFC विभिन्न सेक्टर्स में मतलब इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधि भी बूस्ट होगी। अगली न्यूज है, एयर इंडिया स्टार्ट्स प्रूनिंग वर्कफोर्स एज इट प्रिपेयर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो न्यूज़ ये है कि एयर इंडिया जो हमारा जो है एक पब्लिक विमान है, पब्लिक सेक्टर विमान की एजेंसी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये काफ़ी घाटे में चल रही है। तो इसको गवर्नमेंट बेचने के जो है उद्देश्य थी। अगस्त 31 तक लास्ट डेट भी जारी की है कि अगस्त 31 तक जिन भी कंपनियों को या जिसको भी खरीदना है एयर इंडिया वो खरीद सकता है। एयर इंडिया के 3 जो सेक्टर्स हैं, एयर इंडिया जो आपका सामान्य विमान वाहक है उसको, और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो एक एयर इंडिया की ही सस्ते दाम की इंटरनेशनल आर्म है उसको भी बेचेंगे साथ में ही। और जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है एयर इंडिया का, उसको ट्रांसपोर्ट कैरियर विंग का नाम है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, AIATSL। इन तीनों फर्म्स को बेचने की तैयारी किया है, पूर्ण रूप से 100% डिसइन्वेस्टमेंट करने की घोषणा कर दी है। 31 अगस्त तक बिड्स भी जो ऑफर की है गवर्नमेंट ने। तो अभी क्या है, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि इसमें इतने कर्मचारी हैं, लगभग 9,617 परमानेंट कर्मचारी हैं और 19,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं। तो इतने ज़्यादा कर्मचारियों को जो है अगर कोई भी खरीदेगा, जो भी कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगी, तो वो इतने कर्मचारियों को कैसे वेतन देगी। वैसे ये भी एक कारण है एयर इंडिया घाटे में चल रही है। तो इसीलिए अभी एयर इंडिया ने जो है निर्णय लिया है कि जो हम अपने कर्मचारियों की संख्या है उसको कम करना प्रारंभ करेंगे। जो भी कर्मचारी आपका जो है मतलब कि नौकरी त्यागना चाहते हैं उनको ऐसा कुछ ऑफर दिया जाए कि वो नौकरी छोड़ें। तो इससे क्या है, जो कर्मचारियों की संख्या कम होगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे इसका बिक्री होने की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए एयर इंडिया ने अभी अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे हम, कोविड-19 में एक्सेलरेट स्विच टू सोलर एनर्जी। तो जैसे कि कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे क्या है कि जो सौर ऊर्जा की डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है तो एयर कंडीशनर्स जो है ज़्यादा यूज होंगे, रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज़्यादा यूज होंगे, क्योंकि सभी के सभी लोग अपने घर में रुके हुए हैं। तो जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा तो लोग सस्ते इलेक्ट्रिसिटी, सस्ते स्रोतों की, ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ेंगे, तो जिससे सोलर एनर्जी को भी बूस्ट मिल सकता है। ये हमने देखा सोलर एनर्जी के सेक्टर में वो चीज़ देखना। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, इंडिजिनस बग्स हेल्प टैकल इन्वेजिव पेस्ट। तो जो है एक जो भी कीट संबंधी अध्ययन करने वालों हैं तो उन्होंने बताया है कि जो आपका फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो जो है वाइट फ्लाई एक बीमारी है, आपका बग है, कीड़ा मकोड़ा, उससे काफ़ी प्रभावित हुए, वूली वाइट फ्लाई। तो इससे क्या है, काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो इंडिजिनस बग्स हैं उन्होंने काफ़ी उनको हेल्प किया है वो चीज़ करने के लिए। अभी हमने ये देखा आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चंस हमारे इस प्रकार हैं, द हिंदू पब्लिशिंग हाउस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? N रवि, मालिनी पार्थसारथी, AK गोपालन, ऋचा गौरी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगली न्यूज़ है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में स्वयं को सक्षम घोषित किया है? एयरटेल, वोडाफोन, जियो, हुवेई। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अशोक लवासा। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भुखमरी खत्म करना SDG 01 लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। तो इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।